जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पे कभी रोया नहीं करते। तो बच्चों, आपको भी नहीं रोना है, आपको सफल होना है, और आप तो बब्बर शेर हो। हाँ, ये बात है कि भाई पूरा देश गम के मंजर में डूबा हुआ है क्योंकि भाई हमारी टीम हार गई है। लेकिन क्या हुआ, हमने बोला ना भाई आप उस गम से बाहर आइए, आपका बोर्ड एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करिए। भाई हमारी टीम इंडिया बहुत ही बहादुर टीम है, और आगे आने वाले समय बहुत सारे ऐसे मैच होंगे, बहुत विश्व कप आएगा, ठीक, वो सब हो जाएगा। अब आप अपने माइंड से ये टेंशन निकालिए और पढ़िए अच्छे से, नहीं तो अब आपके पास वक्त नहीं है, किसी विश्व कप से कम आपका बोर्ड एग्जाम नहीं है। तो बच्चों, आपको भी बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है, उसे हासिल करना है जो आप चाहते हैं, दिन आपको मेहनत अब करना ही होगा। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर 4 का वन शॉट वीडियो लेकर के आए हैं। चैप्टर हमारा है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, या गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसको अपन आज वन शॉट वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और आपको बता दें बच्चों, ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि आपके इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आते हैं, ठीक। इसमें आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जैसे बायो सेवर्ट का नियम, बात करें तो एम्पियर का परिपथी नियम, दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल, ये सारे के सारे टॉपिक इसी में से हैं। तो यूं समझिए, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल तो नहीं, लेकिन हाँ डेरिवेशन इसमें से 5 नंबर का एक डेरिवेशन जरूर पूछा जाता है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर को एक ही फ्रेम में। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एक छोटे से क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। अब इसको भाई हमने इसलिए पिक किया है क्योंकि इसका मात्रक बेहद जरूरी है। इसका मात्रक सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बहुविकल्पी में भी पूछ लेता है, वन लाइनर क्वेश्चन में भी, ठीक। तो क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक व विमा लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या है, ठीक। जैसे बच्चों वैद्युत क्षेत्र होता है जस्ट उसी तरह चुंबकीय क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या बताया था, जैसे कोई तार है, और तार में बच्चों जैसे ही आप धारा प्रवाहित करोगे तो इसके चारों ओर क्या हो जाता है, यानी इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। यानी जब किसी तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, या फिर कह ले वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो परिभाषा क्या है भाई, जब हम पढ़ रहे थे वैद्युत तो वहां पर तार के बारे में बात किया जाता, अब चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहां पर मैग्नेट की बात कर रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, किसी चुंबक के चारों ओर, लाइक दैट एक क्या है, एक मैग्नेट है, तो किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल का अनुभव किया जाए उसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे बच्चों एक ये मैग्नेट है, हम क्या करते हैं, यहां पर कोई एक टुकड़ा रख देते हैं धातु का, अगर इसमें थोड़ा भर चुंबक को हिलाएंगे इधर उधर और ये भी इधर उधर हिलने लगे तो इसका मतलब उनके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है, बल है, वही बल उसको हिला डुला रहा है, उसी बल को बोलते हैं चुंबकीय बल, ठीक। तो समझ में आ गया कि किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र, यानी वह फील्ड, वह एरिया जहां तक चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने की इस घटना को ही कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सिंपल है। तो लिखेंगे बच्चों कि किसी चुंबक के चारों ओर, परिभाषा लिखेंगे कि किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल का प्रभाव होता है या चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की इस घटना को क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब देखिए इसका जो फार्मूला है, ठीक, इसका जो फार्मूला है बच्चों, जैसे अगर हम बात करें ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण, यानी जिस पर क्यों आवेश है, वो आवेशित कण वे वेग से इसमें गति कर रहा होता है, तो उस पर उत्पन्न होने वाला जो बल होता है वो हो जाता है F बराबर क्यू वी बी, F बराबर क्यू वी
बी, ये हो जाता है। ठीक है ना। अब यहां से अगर बच्चों हम b बराबर निकालेंगे तो b बराबर निकालेंगे तो भी हो क्या जाएगा, f अपान क्यू वी हो जाएगा। ठीक, तो ये समझिए यही क्या है, b है चुंबकीय क्षेत्र। अब इसी फार्मूले की मदद से हम निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ठीक, तो मात्रक भी यहां से हम निकालेंगे क्या, देखिए बच्चों, अब मात्रक के लिए हमें पता है, अब देखिए मात्रक में बच्चों बल का मात्रक होगा क्या, न्यूटन। ठीक, और उसके बाद क्यू क्या है भाई, आवेश है, तो क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। क्यू बराबर बच्चों क्या होता है, आई इंटू टी। तो धारा का मात्रक एम्पियर हो गया, समय का मात्रक सेकंड हो गया, तो ये हो गया एम्पियर सेकंड। ठीक, अब वेग का मात्रक क्या होता है, तो वेग का मात्रक भी होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, तो यहां से अगर हम देखेंगे बच्चों, ये सेकंड वाला जो सेकंड से है कट जाएगा, यानी ये से ये कट गया, तो इसका जो मात्रक निकल कर आया, मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। एक मात्रक तो ये हो गया। ठीक, एक मात्रक हो गया बच्चों क्या, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यानी इस फार्मूले की मदद से हमने निकाला। ठीक, इसका अगला मात्रक क्या हो जाएगा, या फिर इसका एक मात्रक होता है बच्चों वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, या फिर इसका एक मात्रक हो जाता है, इसका अगला जो मात्रक होता है वो हो जाता है टेस्ला। ठीक, या फिर इसको भाई और तरीके से लिख सकते हैं, क्या है लिखा था, एक मिनट, ये क्या था बच्चों, हाँ टेस्ला। ठीक, या फिर इसी को गॉस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, गॉस। ठीक, यूं समझिए इसके कितने मात्रक हो गए, 1 2 3 और 4। ठीक, और हमें पता है बच्चों, हमें पता है, क्या पता है ये आपको बताना है। जिस तरह से इसके पहले वाले में हमने क्वेश्चन पूछा था, इसमें भी एक क्वेश्चन आपके लिए है, एक गॉस बराबर कितने टेस्ला, कितने टेस्ला। ठीक, एक गॉस बराबर कितने टेस्ला होते हैं, ये आपको कमेंट करना है। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करिए कि एक गॉस बराबर कितना टेस्ला होता है। समझ में आ गया कि इसके कितने मात्रक हो गए बच्चों, तो इसका मात्रक जो हो गया, पहला न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा टेस्ला और चौथा गॉस। तो इसके 4 मात्रक हो गए। मात्रक इसका बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इस टॉपिक को रखा है। उम्मीद है कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी आप विमा निकालना चाहते हैं भैया, विमा तो वेरी सिंपल है, बल का यहां पर विमा रख दीजिए। ठीक है ना। विमा के लिए चलिए इधर थोड़ा देख लेते हैं। अगर डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, जब भी विमी सूत्र निकालना होता है भाई, बल का होता है mLT के पावर -2। ठीक, और उसके बाद यहां पर क्या था, तो भाई Q इंटू V था, Q का होता है 80। ठीक, Q का 80 होता है, और वेग का क्या होता है बच्चों, वेग का होता है जैसे मीटर प्रति सेकेंड, तो भाई ये क्या हो जाएगा, LT इनवर्स 1। ठीक, अब यहां से आप इजिली इसका विमा निकाल सकते हैं। इसको जब हल करेंगे तो जो भी आएगा वो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा लाजवाब है बच्चों। क्वेश्चन है कि बायो-सेवर्ट के नियम का प्रयोग करते हुए चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक, यानी बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है और इसकी सहायता से किसी चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला लिखना है। बेहद आसान है बच्चों, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। इसकी बात करें तो चलिए मान लेते हैं कि एक चालक तार है, एक चालक तार है। ठीक, और इसकी जो लंबाई यहां से हमने मान लिया, इसकी जो लंबाई है यहां से यहां तक वो डेल्टा L है। ठीक, यानी इसकी लंबाई जो है वो क्या है बच्चों,
डेल्टा एल है, हमने इसकी लंबाई मान लिया, ठीक है ना। माना यहां से, यानी इसकी जो लंबाई है डेल्टा एल से, माना इससे आर दूरी पर, ठीक, इस चालक तार से बच्चों आर दूरी पर हमने एक बिंदु P ले लिया है, एक बिंदु P ले लिया है। मान लेते हैं कि इसके साथ ये थीटा कोण बनाता है, ठीक है ना, ये इसके साथ थीटा कोण बना रहा है। और उसके बाद इसमें जो चालक में जो बहने वाली धारा है बच्चों, ठीक, जो चालक में बहने वाली धारा है वो क्या है, आई है, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। अब ये डेल्टा एल है। अब इसके कारण, चूंकि डेल्टा एल लंबाई छोटी है, लंबाई छोटी है यानी सूक्ष्म, ये अल्पांश इसका खंड है, तो इसके कारण जो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र बच्चों यहां पर जो उत्पन्न होगा वो भी अति सूक्ष्म होगा, यानी छोटा सा, ठीक है ना। चलिए, तो ये रहा हमारा एक ग्राफ यानी आरेख। इसी के मदद से हम निकाल पाएंगे बायो सेवर्ट के नियम के आधार से चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला। अब देखिए, सुनिएगा, बहुत ही सिंपल है। बायो तथा सेवर्ट ये दो वैज्ञानिक हैं, बायो और सेवर्ट बच्चों दो वैज्ञानिक हैं। इन्होंने ये बताया कि जब किसी चालक तार में, ठीक है, या जब किसी धारावाही चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अल्पांश लंबाई यानी डेल्टा एल के कारण किसी बिंदु P पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो ये इतना अपने को लिखना पड़ेगा बच्चों। तो लिखेंगे, थोड़ा लिखेंगे कि बायो सेवर्ट के अनुसार, बायो सेवर्ट के अनुसार किसी चालक के अल्पांश, किसी चालक के अल्पांश लंबाई के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है, ठीक, समझ में आया। अब देखिए किन किन बातों पर निर्भर करता है वही अपने को यहां पर अब नोट करना है, लिखना है। सबसे पहले बच्चों यह लिखेंगे, यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। जब धारा के समानुपाती होगा तो बच्चों इसको अपन लिखेंगे, अर्थात डेल्टा बी, जो डेल्टा बी है वो चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती है। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। चलिए, दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा लिखेंगे कि यह मतलब जो ये चुंबकीय क्षेत्र है, पहला है कि ये चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, ठीक। दूसरा है बच्चों कि यह चालक खंड की लंबाई, चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, ठीक, पाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। तो हम लिखेंगे अर्थात डेल्टा बी प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, डेल्टा एल के, ठीक, डेल्टा एल के। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। चलिए, अब तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, तीसरा है कि लिखेंगे कि यह मतलब यही जो क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक, यह कोज्या, ठीक,
यह कोज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। कोज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। कोज्या का मतलब यह है इस जगह की कमी है, इसलिए बच्चों हमने इसको इससे लिखा है। यानी कहने का मतलब ये अल्पांश लंबाई डेल्टा एल तथा बिंदु P, ठीक, P के बीच के कोण के समानुपाती होता है। ठीक, तो यहां कोज्या का मतलब साइन हो गया, अर्थात इसको हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, डेल्टा B इक्वल टू साइन थीटा। यानी ये क्या होता है, साइन थीटा के समानुपाती होता है। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है ना, ये समीकरण 3 हो गया है। अब यहां से ठीक चौथी चीज देखते हैं बच्चों। ठीक, अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट यहां लिख देते हैं, लिखेंगे कि यह चालक खंड की लंबाई तथा, यानी जो चालक खंड लंबाई है डेल्टा एल, तथा बिंदु P के बीच की, बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती, ठीक, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे बच्चों, यहां पर लिख देते हैं, थोड़ा इधर समझिएगा, डेल्टा B प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब चारों समीकरण को हमें मिला देना है। चारों समीकरण को बच्चों हम मिला देंगे तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, आप देखिए, इसको थोड़ा मिटा देते हैं अब, ठीक है ना, इसको तो समझ गए होंगे आप। तो इसको जब मिटा देंगे, यहां पर थोड़ा हम लिख देते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां से हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए, अब लिखेंगे चारों समीकरण को मिलाने पर, चारों समीकरण को मिलाने पर जब हम चारों इक्वेशन मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी डेल्टा, जब चारों समीकरण हम मिला देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा डेल्टा B प्रोपोर्शनल हो जाएगा I डेल्टा L साइन थीटा और नीचे का r²। ठीक, जब प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा डेल्टा B बराबर, यहां पर कांस्टेंट हो जाता है μ0/4 पाई। ठीक, μ0/4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपान का r²। तब ये आपका कुछ फार्मूला बन जाता है इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से फार्मूला बन जाता है। और यही है आपका बायो-सेवर्ट नियम। ठीक, बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर यही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला है। जहां से अगर हम बात करें इसके बारे में, ठीक, अगर हम बात करें बच्चों तो ये आपका जो है μ0, जहां μ0/4 पाई, ठीक, ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻⁷, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। ठीक, ये होता है 10⁻⁻⁷, इसका वैल्यू होता है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से बायो-सेवर्ट का नियम मतलब प्राप्त कर सकते हैं उसकी सहायता से, व्यंजक यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, है ना आसान, इसमें कुछ भी नहीं है। बायो-सेवर्ट नियम ने यही बताया। ठीक, इस नियम ने ये कहा कि जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसकी अल्पांश लंबाई यानी छोटे खंड के कारण उसमें जो यानी उससे r दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा वो निम्न बातों पर निर्भर करेगा। अब वो किन बातों पर निर्भर करता है, वो 4 बातों पर निर्भर करता है। हमने सबको मिला दिया तो एक फार्मूला निकल कर आया। यही क्या हो जाता है, ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त हो जाता है। क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देख लेते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा क्या है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकशीलता तथा विद्युतशीलता में संबंध स्थापित कीजिए, या फिर इसको पूछेगा बच्चों कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इस तरह से पूछेगा कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात कीजिए, या फिर कहेगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट में क्या संबंध होता है। क्योंकि बच्चों म्यू नॉट क्या है, तो म्यू नॉट है चुंबकशीलता यानी निर्वात की चुंबकशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या है, विद्युतशीलता। तो यहां से देखिए अभी हमने क्या बताया, एक फार्मूला हमें बताया बच्चों कि म्यू नॉट अपान 4 पाई बराबर 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है ना, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अगर यहां से बच्चों हम निकालेंगे म्यू नॉट बराबर हो जाएगा 4 पाई, ठीक, इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब इसी तरह से बच्चों हमें पता है, अब हम एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे। तो पहले चैप्टर में आपने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9। क्लियर हो गया बच्चों, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये हो जाता है। तो यहां से हम निकालेंगे बच्चों एप्सिलॉन नॉट का मान। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, जब हम एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो ये चीज नीचे आ जाएगा भाई, जब तो ये हो जाएगा 1/4 पाई यहां रहेगा इंटू 9 इंटू कितना हो जाएगा 10 की पावर 9। ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं कि इनमें संबंध, क्योंकि भाई हमें निकालना क्या है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें संबंध निकालना है। तो भाई हम लिखेंगे म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर, देखिए अब करेंगे क्या, तो भाई दोनों का वैल्यू अपन पुट कर देते हैं। तो बच्चों म्यू नॉट का मान कितना है, तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक, इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, तो ये है 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 हो गया। कुछ कटने वाली चीजें हैं रसगुल्लो, अगर हैं तो काट दीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। क्लियर हो गया, चलिए तो इसको काट देते हैं, जो कटना है भाई, जो कटने वाली चीजें हैं हम काट देते हैं। एक मिनट, देखिए 4 पाई फिनिश हो गया, ठीक है ना, 4 पाई से 4 पाई फिनिश हो गया। ये 10 की पावर -7 है, अगर इसको हम नीचे लाएंगे, ठीक, नीचे लाएंगे कि क्या हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू भाई ये कितना नीचे आ जाएगा 9 7 ये 16 हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों, 16 हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट ये साथ में चल रहा है, इतना याद रखना कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। आगे लिखेंगे कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/3 गुणे 10 के घाते 8 गुणे इसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि भाई 3 त्रिका 9 हो जाएगा और इसका हम 8 का 10 के घात 8 का वर्ग करेंगे रसगुल्लों, 10 की पावर में कितना 16 हो जाएगा। वी नो दैट वेरी वेल, अपने को मालूम है बच्चों कि C बराबर 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है ना, हमें पता है क्योंकि ये 3 गुणे 10 के घात 8 ये C के बराबर होता है। C मतलब प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल इतनी ही तो होती है बच्चों। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे बच्चों कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/, ये पूरा C का मान है भाई, इसका स्क्वायर है तो 1/C हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया बच्चों 1/C, और यही क्या हो गया संबंध हो गया।
ठीक, यही क्या हो गया, संबंध हो गया। या इसी को थोड़ा और तरीके से लिख देता है, इसको ऐसे भी लिखता है बच्चों, ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना, कभी कभार इसके पूछने का तरीका अलग हो जाता है। ये सी वहां भेज दोगे जब सी स्क्वायर यानी या सी बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाता है 1 अपान, भाई जब यहां ले गए सी स्क्वायर बराबर तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब सी स्क्वायर हटाया तो यहां पर लग गया करड़ी। तो इसको इस तरीके से भी पूछ सकता है, इसलिए इसको भी अच्छे से अपने माइंड में रख लेना, चाहे इस तरीके से पूछे चाहे फिर ऐसे पूछे। तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट में संबंध क्या निकल कर आया, तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 अपान सी स्क्वायर, यानी ये प्रकाश के चाल के वर्ग के, ठीक है ना, मतलब व्युत्क्रमानुपाती ये होता है, ठीक है ना, ये संबंध हो जाएगा। बेहद आसान है लेकिन ये मजेदार है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि अपने को सबसे पहले म्यू नॉट का मान चाहिए, वो हमने यहां से निकाला, फिर एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए, वो हमने यहां से निकाला। ठीक, इन दोनों फार्मूले को ऑलरेडी हमने देख रखा है। ठीक, तो इस तरह से हम निर्वात की वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता में संबंध इजिली निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसको देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक काफी मजेदार है। चलिए ये टॉपिक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इसके बाद जो अगला है वो भी है लेकिन ये उससे भी ज्यादा है। एम्पियर का परिपथीय नियम मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, हर साल कम से कम 2 से 3 सेट में ये दिखाई पड़ता है। 2022 में 3 में पूछा था, 2023 का पेपर देखेंगे तब भी ये 2 से 3 सेट में आया हुआ है और पूरे 5 नंबर में पूछता है। ठीक, अथवा में कुछ भी देगा लेकिन ये जरूर देगा। तो देखिए बच्चों, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इसकी सहायता से क्या करना है आपको, अनंत मतलब लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित करना है। तो सबसे पहले एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है वो देख लेते हैं। ये नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार बच्चों किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पृष्ठ द्वारा घिरे कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, ये है क्या एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है ना, तो इसको लिखते हैं। कह रहा है कि सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन यानी DL, ठीक, और रेखीय समाकलन को इससे दर्शाते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन है बच्चों, ये कह रहा है कि कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, यानी इस कुल धारा का मतलब इस कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो ये है बच्चों कथन, ठीक, ये है कथन। अब इसको प्रूव करना है, ठीक, इसको क्या करना है, अपने को प्रूव करना है, यानी ये संबंध हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे उपपत्ति, ठीक, उपपत्ति। तो कहां से लिखेंगे, तो उपपत्ति के लिए बच्चों ध्यान समझिए कि मान लेते हैं कि माना किसी कागज के तल के लंबवत कोई तार है, ठीक, और तार से r दूरी पर जो हम त्रिज्या के लिए वृत्त खींचेंगे वो इसका पथ कुछ इस तरह से हो जाता है। ठीक, यहां पर क्या है बच्चों, हमने मान लिया कि एक तार है, ठीक है ना। गौर से समझिएगा, बेहद आसान है बच्चों कि माना x y, ठीक, माना क्या है कि किसी कागज के तल के लंबवत, माना किसी कागज के तल के अभिलंबवत एक तार x y है, ठीक, और इसके मध्य बिंदु यानी यहां से इसका जो सेंटर है इसके केंद्र माना O से R दूरी पर, O से R दूरी पर, ठीक, इसकी दूरी क्या है बच्चों, R है। O से R दूरी पर मान लेते हैं यहां पर एक बिंदु P है, ठीक, R दूरी पर एक बिंदु बच्चों क्या है, P है, और ये एक वृत्ताकार पथ की मतलब ये एक वृत्ताकार पथ को दर्शा रहा है, ठीक, वृत्ताकार पथ को दर्शा रहा है और इसकी जो दिशा है, ठीक, मानते हैं बच्चों कि यहां पे चुंबकीय क्षेत्र B है और इसकी लंबाई dl, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब हम यहां से बहुत ही सिंपल तरीके से
एम्पियर के परिपथी नियम को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कि माना कागज के तल के, माना कागज के तल के लंबवत एक तार एक्स वाई है। ठीक, एक तार एक्स वाई है। आगे लिखेंगे कि ओ से बिंदु ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु, आर दूरी पर एक बिंदु P है जो वृत्तीय पथ को दर्शाता है। ठीक, यानी आर दूरी पर एक बिंदु P है, यही पूरे वृत्तीय पथ, यानी ये पूरे वृत्तीय पथ के बिंदु को दर्शाएगा। यहीं से समझिए, इसी त्रिज्या को मान करके हम इसके चारों ओर एक वृत्त की कल्पना कर लेते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। चलिए, हो गया। अब यहां से थोड़ा 1 मिनट जगह है बची है, लिख देते हैं बच्चों, यहीं पर लिख देते हैं कि बिंदु P पर, यानी चालक के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है बच्चों, तीव्रता वो होती है E बराबर, ठीक, सॉरी B है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान R। इसका डेरिवेशन हमने करवाया है और यहां इतना डिटेल्स में बताने की जरूरत है नहीं बच्चों। ठीक, अगर नहीं भी याद है डोंट वरी, बस एक फार्मूला याद रखिए कि कोई मतलब क्या है, अनंत लंबाई का कोई चालक है, इसके कारण कोई बिंदु P है, तो उस बिंदु P पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, यानी B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान R। इसका भी डेरिवेशन करवाया है हम लोग, प्लेलिस्ट में है, वहां से आप देखना चाहते हैं डिटेल्स में देख सकते हैं। लेकिन आपको जब डेरिवेशन करेंगे तो यहां पर उतना ये दर्शाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए बोल रहे हैं कि इतना आप याद कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए, हो गया, इतना लिख लिए। अब हम आगे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे, ध्यान से समझना, लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, तो रेखीय समाकलन हम लिखेंगे, तो यहां से ध्यान से समझना, ये आपका रेखीय समाकलन हो जाएगा B इंटू DL। B इंटू DL बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका समाकलन। देखिए, एक फार्मूला होता है, ठीक, एक फार्मूला होता है बच्चों, फार्मूला क्या है कि A इंटू बी, वेक्टर A इंटू बी बराबर होता है AB cos थीटा। अदिश गुणनफल आपने पढ़ा होगा, तो उसी के मदद से हम क्या है लिखेंगे, तो B इंटू DL है, तो भाई ये हो जाएगा B इंटू DL, उसके बाद cos थीटा, B DL cos थीटा। इतना क्लियर हो गया। या फिर इसको बच्चों हम सही से लिख सकते हैं, इसको समाकलन, एक B इंटू DL समाकलन, ये बराबर हो जाएगा भी, यहां से हम क्या करते हैं, B को बाहर अपन ले लेते हैं। ठीक, ये समाकलन क्या बचा बच्चों, ओनली DL बच गया, उसके बाद cos थीटा, सॉरी वेक्टर नहीं रहेगा, DL हो गया, फिर cos थीटा। चूंकि थीटा जो आपने ये वही यहां पर बनाया था इस तरह से, ठीक, इस तरह से बच्चों जो आपने बनाया है, यहां से अगर हम देखेंगे, 1 मिनट, तो जो आपने इसकी दिशा निकाली वो थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक,
थीटा बराबर 0 डिग्री, तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि थीटा बराबर 0 डिग्री, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसको पर लिखेंगे कि रेखीय समाकलन वेक्टर बी इंटू डी एल बराबर हो जाएगा बी, और उसके बाद ये रेखीय समाकलन ओनली और ओनली डी एल। ठीक, क्योंकि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, cos 0 डिग्री यहां रख देंगे, एक कोई मतलब है नहीं। अब ये चीज जो है बच्चों, ये इसके यानी डी एल, ये समझिए इसके परिधि को दर्शाता है। ठीक, ये संपूर्ण यानी जो आपका ये वृत्ताकार पथ है इसके परिधि को दर्शाता है, तो परिधि बराबर क्या होता है इसका 2 पाई आर हो जाता है। ठीक है ना, ये 2 पाई आर हो जाएगा। अब 2 पाई आर हो गया, हम करेंगे क्या, हम करेंगे क्या बच्चों, फार्मूला देखिए, तो ये हो जाएगा रेखीय समाकलन b इंटू डी एल बराबर, ये हो जाएगा b, और उसके बाद कोष्टक में 2 पाई आर हो गया। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ रसगुल्लों। अब देखिए यहां से हम लिखेंगे, ये हो जाएगा बच्चों वेक्टर b इंटू डी एल, b का मान अभी जो हमने पहले लिखा यानी फार्मूला, तो b बराबर क्या लिखा था, म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर। ठीक, म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर, और उसके बराबर ये 2 पाई आर है। ठीक, 2 पाई आर है, कुछ कटता है तो काट दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, कटने वाली चीजें 2 पाई आर, भाई ये पूरा खत्म बच्चों। तो ये हो गया b वेक्टर b इंटू डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। यही तो अपने को लाना था, यही तो हमें लाना था बच्चों। तो ये हो जाएगा क्या, एम्पियर का परिपथीय नियम। बेहद आसान है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा आपको उलझना नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, बस जिस तरह से हमने किया है बस इसी तरह से आपको बहुत ही इजीली निपटा देना है। क्लियर है, क्योंकि 5 नंबर की बात है तो भाई 5 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, और यही डेरिवेशन वाले ही टॉपिक बच्चों को परेशान करते हैं। बट डोंट वरी, हम है ना, तो टेंशन काहे का। चलिए बच्चों इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए हो गया बच्चों, अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र में कह रहा है कि कण के मार्ग की त्रिज्या तथा आवर्त काल के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये भी बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको व्यंजक प्राप्त करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें कह क्या रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में कण के मार्ग की त्रिज्या, हमें पता है बच्चों जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर घूमता रहता है ना, मान लेते हैं कि भाई उसका आवेश क्यों है और v वेग से चारों तरफ चक्कर काट रहा है। ठीक, तो इसके अंदर की तरफ जो बल लगेगा, घूमते हुए अंदर की तरफ बल लगेगा, है ना, वो जो बल लगता है उस बल को कहते हैं बच्चों अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। अब इसी बल के कारण वो जो कोई आवेश है, ठीक, जो कोई कण है वो अंदर नहीं गिरने पाता है, उसका स्थायित्व तो बना रहता है। यही बल, ये समझिए जैसे आप मोड़ पर कोई भी वाहन लेकर जा रहे हैं, लाइक दैट, भाई 2 पहिया वाहन है, चाहे वो साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो, जब आप कोई अचानक से मोड़ आता है तो आप क्या करते हैं, एकदम से आपका जो बैलेंस है यानी मोटरसाइकिल या साइकिल की, वो यूं एकदम तिरछी हो जाती है, लेकिन फिर भी आप गिरते नहीं हैं। गिरेंगे कब, जब भाई रोड गीली हो या उसमें फ्रिक्शन ना लगे, घर्षण ना लगे, काई वगैरह पड़ी हो, ठीक, बारिश वगैरह हुई हो, तभी गिर सकते हैं। नहीं तो हम चाहे जितना तिरछा हो जाए, मोड़ पर ऐसे घूम जाते हैं, लेकिन हम गिरते नहीं हैं। गिरते क्यों नहीं है, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल काम करता है। वो बल क्या है, अंदर की ओर होता है, और उसी बल के कारण हमारा संतुलन बना रहता है। जैसे हम पानी, अगर बाल्टी में पानी भर करके बाल्टी को ऐसे घुमाते रहेंगे ऊपर नीचे, तो उसका पानी नहीं गिरेगा, कारण है अभिकेंद्रीय बल। ठीक, तो वही चीज है कि जब कोई बच्चों
जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या है, जब कोई आवेशित कण v वेग से इसमें घूम रहा होता है तो उस पर जो लगने वाला अभिकेंद्री बल होता है वो क्या होता है, चुंबकीय बल के बराबर होता है। ठीक, तो यहां लिखेंगे कि जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उस पर अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। अभिकेंद्रीय बल कार्य करेगा बच्चों। ठीक, तो इस दशा में जो अभिकेंद्रीय बल होगा, अभिकेंद्रीय बल, ठीक, अभिकेंद्रीय जो बल होगा वो हमने बताया ना कि कण के चुंबकीय बल के बराबर होता है। चुंबकीय बल के बराबर होता है। ठीक, अब अभिकेंद्रीय बल आपने 11th में पढ़ा होगा। अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला होता है बच्चों mv स्क्वायर, ठीक, mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है ना, याद है कि F बराबर होता है mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक, ये आपका अभिकेंद्रीय बल होता है। ठीक है ना। ठीक, तो यहां पर हो गया अभिकेंद्रीय बल, इसको लिखेंगे। ठीक, यानी जो F बराबर होता है mv स्क्वायर अपॉन r, ये अभिकेंद्रीय बल होता है। और चुंबकीय बल बराबर हमने क्या बताया था, QVB। F बराबर QVB है ना भाई। अभिकेंद्रीय बल बराबर अगर हम बात करें बच्चों तो याद रखना अभिकेंद्रीय बल बराबर mv स्क्वायर अपॉन r, ये अभिकेंद्रीय बल है। चुंबकीय बल बराबर F बराबर QVB, पहला ही टॉपिक। तो ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक, अब यहां से अपने को निकालना है त्रिज्या। कुछ कटने वाली चीजें हो तो काट दीजिए, बिल्कुल है। V से V खलास हो गया, यहां पर R गया तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक, इसको लिख सकते हैं क्या हम, mv अपॉन R बराबर QB। ठीक, हमें R चाहिए, कह रहा है कि त्रिज्या के लिए, तो R बराबर हो क्या जाएगा बच्चों, mv अपॉन QB। mv अपॉन QB, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है और 2023 में इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा गया था। 2021 में भी आया था, 20 में भी आया था, लेकिन किसी में m अपान इसके रूप में दिया था, यानी Q अपान m के रूप में। ठीक, इतना याद रखना। तो ये चीज समझ में आया। तो हमने निकाल लिया त्रिज्या, कुछ नहीं था। हमने क्या बताया कि जब कोई आवेशित कण किसी वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो उस पर क्या है बच्चों, एक अभिकेंद्रीय बल भी कार्य करता है और एक चुंबकीय बल भी कार्य करता है। ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि जब वो सेंटर पॉइंट में अंदर की ओर बल लगेगा तो अभिकेंद्र बल जो होगा, अभिकेंद्रीय जो बल होगा बच्चों, वो चुंबकीय बल के बराबर होता है। अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला ये है, चुंबकीय बल का ये है। तो इसी की मदद से हमने क्या निकाल लिया, चुंबकीय बल, मतलब ये कण की त्रिज्या का फार्मूला। अब निकालेंगे बच्चों हम आवर्तकाल। ठीक, हमें अब क्या निकालना है, आवर्तकाल के लिए। ठीक, हम निकालेंगे आवर्तकाल। अब आवर्तकाल निकालेंगे तो रसगुल्लों आवर्तकाल फार्मूला होता है T बराबर, ठीक, 2 पाई R अपान V, ये आवर्तकाल हो जाता है। तो यहां से हम निकालेंगे T बराबर 2 पाई, और R के स्थान पे आपको ये पूरा दिख रहा है, तो ये हो जाएगा बच्चों mv अपान यहां पर QB था, तो ये हमने V एक ऑलरेडी फार्मूला है और QB ये छाप लिया। ठीक, तो ये जो कटने वाली चीजें इसमें है काट दीजिए, कुछ कट रहा है, V से V कैंसिल, तो ये हो जाएगा T बराबर 2 पाई m। T बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई m अपान QB। 2 पाई m बराबर हो जाएगा QB। क्लियर हो गया, 2 पाई m बराबर QB, ये हो जाएगा आवर्तकाल के लिए फार्मूला। अगर आवृत्ति का पूछ लेता, भाई आवृत्ति क्या, आवर्तकाल का जो आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल होता है। अगर यहीं पे पूछ लेगा रसगुल्लों, थोड़ा बढ़ाकर पूछ लिया
कि आवृत्ति का निकालिए। ठीक, कंफ्यूज मत होना बच्चों। अगर n बराबर पूछ ले तो हमें पता है कि n बराबर क्या होता है, तो n बराबर होता है 1/t। ऐसी सिचुएशन में n बराबर करेंगे तो इसी को पूरा उल्टा कर देंगे, यानी क्यू भी ऊपर चला जाएगा बच्चों और नीचे 2πm ये हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना, कुछ भी पूछ सकता है, उसके मन की बात है। यानी भाई बोर्ड एग्जाम वाले ना बड़े ही दिमाग को चलाते रहते हैं, जितना आप सोचते हैं ना वो उससे थोड़ा आगे सोच कर बैठे होते हैं कि बच्चा यहीं तक जाएगा, क्यों ना हम एक कदम आगे चले जाएं। तो अपने को भी वहीं चलना है, नहीं कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तभी सब कुछ होगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरह से हम कण के त्रिज्या, आवर्तकाल और आवृत्ति के लिए व्यंजक निकाल सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। गला भी सूखने लगता है भाई बोलते बोलते। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल, इसका व्यंजक प्राप्त करना। यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है, हर साल ये भी 2 से 3 सेट में जरूर टपकेगा। ठीक, इस बात का ध्यान देना, यह भी पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? देखिए अब इसमें है क्या, कह रहा है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। अब दो समांतर धारावाही चालक हैं, ठीक, अब दो समांतर धारावाही चालक मान लेते हैं बच्चों, एक ये है एक ये है, हमने एक और खींच दिया। ठीक, अगर हम मान लेते हैं कि दोनों में धारा, मान लेते हैं ये I1 है ये I2 है। ठीक, अगर धारा समान दिशा में बहेगी तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो अंदर की तरफ कार्य करेगा। ठीक, ये बेहद जरूरी बात है, याद रखना। ठीक, दूसरा है कि अगर धारा, मान लेते हैं कि बच्चों इसमें I1 धारा ऊपर की ओर बह रही है और इसमें I2 धारा नीचे की ओर बह रही है, तो ऐसी सिचुएशन में इनमें जो बल होगा वो बाहर की तरफ, ठीक, वो उसका जो डायरेक्शन हो जाएगा बच्चों वो बाहर की तरफ हो जाएगा। ठीक, मान लेते हैं इनके बीच की जो दूरी है वो r है। तार का नाम दे दिया बच्चों, तार का नाम हमने दे दिया कि ये भी आपका PQ है, ये PQ है और ये RS है। भाई इधर भी P और Q दे दिया और R और S दे दिया, समझने के लिए इतना याद रखना। क्लियर हो गया? चलिए अब हम इसको निकालेंगे कैसे, तो लिखेंगे बच्चों कि माना, ठीक, ये दो सिचुएशन बना दिया है तो दो नहीं समझना, अपने को एक से ही चलना है। ये तो हमने बता दिया इसलिए आपके मतलब याद रखने के लिए कि अगर धारा की दिशा एक ही दिशा में है तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा अंदर की ओर, यानी एक दूसरे के कारण अंदर की तरफ बल लगेगा। अगर हमने बताया कि धारा की दिशा विपरीत है, यानी एक में ऊपर जा रही है एक में नीचे, तो प्रतिकर्षण समझिए होगा, यानी बाहर की तरफ बल लगेगा। ठीक, दोनों एक दूसरे को दूर हटाएंगे। तो मान लेते हैं इनके बीच की दूरी, हमने क्या बताया बच्चों कि इनके जो बीच की दूरी है वो क्या है, r है। ठीक, तो अब लिखेंगे बच्चों कि माना दो समांतर धारावाही चालक तार PQ तथा RS हैं। ठीक, PQ तथा RS हैं जिनमें I1 व I2 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं या बह रही हैं। ठीक है ना, प्रवाहित हो रही हैं। ठीक, प्रवाहित हो रही हैं। आगे लिखेंगे बच्चों कि माना इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या है, r है। ठीक, यानी एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। तो अब हम लिखेंगे बच्चों PQ तार के कारण RS
के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए अब व्यंजक हम निकालेंगे रसगुल्लों। तो हमें पता है कि भाई क्या होता है, B1 बराबर, अब भाई पहले के कारण है तो B1 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 अपान R, इतना हो जाएगा, है ना। क्योंकि बच्चों PQ के कारण, PQ तार के कारण RS के किसी बिंदु पर, तो भाई PQ के कारण है तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो B1 हो जाएगा, और तार है भाई पहले वाले में तो I1 हो गया है। क्लियर हो गया। चलिए आगे क्या लिखेंगे बच्चों, अब हम लिखेंगे तार RS की प्रति L लंबाई पर लगने वाला बल, तो लगने वाला जो बल हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा F बराबर, अब देखिए तार की लंबाई पे है तो F बराबर IBL साइन थीटा, आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है, ठीक। अगर भाई ये गोल गोल घूम रहा होता है कोई कण तब QVB साइन थीटा लगाते, तो होता है IBL। अब दूसरे की बात हो रहा है तो I2 हो जाएगा, तो I2 उसके बाद B हो जाएगा I2B, ठीक। यहां B के स्थान पे B1 हो जाएगा L, ठीक है ना, IBL साइन थीटा। अब यहां पर थीटा बराबर बच्चों 0, क्योंकि अभिलंबोत है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 0 बोल रहे हैं, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम रखेंगे क्या, वैल्यू, तो F बराबर हो गया बच्चों I2 है तो I2 रहने दीजिए, B1 का मान हमने क्या निकाला है ये चीज, तो म्यू नॉट अपान कितना 2 पाई हो गया बच्चों I1 अपान R हो गया, ठीक है। और यहां पे L हो गया, और साइन थीटा का कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये इसको अपन सही तरीके से जब लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं बच्चों कि F बराबर ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R, ठीक, इनटू का यहां से L हो जाएगा, ठीक। ये या प्रति मीटर लंबाई पर लिखना चाहेंगे तो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी इसको अगर हम लिखेंगे बच्चों तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F अपान L, यानी प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल, तो F अपान ये चीज L नीचे ला दिया है और कुछ नहीं किया है, बराबर हो गया म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R, ठीक। तो इस तरीके से अपन इस फार्मूले को लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो ये रहा दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल, ठीक, लगने वाले बल का व्यंजक है। ये भी बहुत आसान टॉपिक है, बिना वजह के आप परेशान रहते हैं कि सर डेरिवेशन बहुत कठिन होता है। क्या कठिन है, इसमें क्या है, ये तो और भी ज्यादा सिंपल है ना। तो इस चैप्टर में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन थे उनको हमने करवा दिया है, और ये आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, नहीं तो धोखा हो जाएगा। बाकी बच्चों न्यूमेरिकल को हमने बोला ना, न्यूमेरिकल लेकर नहीं चलेंगे, उसके लिए प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल ऑलरेडी बताया है। इसमें अपन क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट जो रिलेशन संबंध वगैरह होते हैं, डेरिवेशन होते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरी वगैरह, इन्हीं को अपन देखेंगे, ठीक। तो इस तरह से हम इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको बहुत ही सिंपल तरीके से निपटा दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।